650 करोड़ रुपए का घोटाला। दिल वालों की दिल्ली को लगा चूना। जनता की गाढ़ी कमाई हेल्थ घोटाले में उड़ाई। दिल्ली की बीजेपी सरकार की नाक के नीचे सरकारी खजाने को ऐसा हेल्थ टॉनिक पिलाया गया जिससे अच्छों का हाजमा खराब हो जाए। आम आदमी पार्टी ने सीधे रेखा गुप्ता की सरकार में चल रहे अब तक के सबसे बड़े हेल्थ स्कैम का भंडाफोड़ कर दिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐसा बम फोड़ा है कि राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया है। आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं है, आरोप पूरे 650 करोड़ रुपए का है। आइए अब जरा समझते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या। दिल्ली के अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीनें खरीदी गईं, मरीजों के लिए बेडशीट आई और मेडिकल उपकरण भी मंगाए गए। लेकिन खेल देखिए, ये सब चीजें जरूरत से कई गुना ज्यादा और बाजार की कीमत से 10 से 20 गुना महंगे दामों पर खरीदी गईं। अस्पताल के लिए एक्सरे मशीन के बिल में सीधे 230% का जंप देखने को मिला। बेडशीट में 200% का मुनाफा कमाया गया और सी आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट में तो रिकॉर्ड तोड़ 340% की बढ़ोतरी देखने को मिली। मतलब जो सामान बाजार में कौड़ियों के भाव में मिलता है उसे सरकारी कागजों पर सोने के भाव का दिखाया गया। आप सांसद संजय सिंह ने सीधे जांच एजेंसियों की नीयत पर उंगली उठाते हुए पूछा है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई भी छोटा सा आरोप लगता था तो सुबह से शाम तक मास्टरमाइंड की खोज में आसमान सर पर उठा लिया जाता था। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार में हेल्थ विभाग पर 650 करोड़ रुपए के घोटाले की गाज गिरी है तो सारी की सारी जांच एजेंसियों को जैसे सांप सूंघ गया है। सभी पूरी तरह से मौन हैं। जो मौजूदा सरकार में 16-17 महीने की सरकार है रेखा गुप्ता की, उस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला है। एक्सरे की मशीनें, बेडशीट, तमाम स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 10-10, 20-20 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए, 10-10, 20 गुना ज्यादा जरूरतों से खरीदे गए। यानी कि जितनी जरूरत है उससे 10, 20, 30 गुना ज्यादा सामान खरीदे गए और यह करीब 650 करोड़ का घोटाला है। हेल्थ घोटाले के इस खेल में दिल्ली वालों को जमकर चूना लगाया गया है। जो ओआरएस का पैकेट आप और हम बाजार में काफी सस्ते दाम में खरीदते हैं, उसके सरकार ने पूरे के पूरे 50 लाख पैकेट खरीदे। लेकिन कीमत क्या लगाई गई? सीधे 15 रुपए प्रति पैकेट। जो खर्च 1.25 करोड़ रुपए का होना था उसे सीधे 7.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। सिर्फ ओआरएस के पानी में ही जनता को 6.25 करोड़ का चूना नहीं लगा है। खेल अभी और बाकी है। मरीजों के लिए जो बेडशीट अस्पतालों को 150 रुपए में मिलनी चाहिए थी उसे 450 रुपए में खरीदा गया। और सबसे बड़ा हाथ मारा गया एक्सरे मशीनों पर। जिन मशीनों की कीमत बाजार में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं थी, उनके लिए सरकारी खजाने से पूरे के पूरे 148 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। यानी 100 करोड़ रुपए का सीधा सीधा खेल हो गया। वहीं 1.25 करोड़ के रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट को 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो दिल्ली की जनता जनार्दन, अब सवाल सीधा आपके टैक्स के पैसों का है। नेता तो बहती गंगा में हाथ धोकर निकल जाएंगे, लेकिन अस्पतालों में महंगी मशीनों के नाम पर जो खेल हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? क्या इस 650 करोड़ के महाघोटाले की भी वैसी ही जांच होगी जैसी दूसरों की होती है, या फिर इस बार फाइल को ठंडे बस्ते में बंद कर दिया जाएगा? चलिए हेल्थ घोटाले के बाद बात करते हैं चंदा घोटाले की। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले की। कलयुग की सियासत का रंग देखिए। जो लोग कल तक छाती ठोक कर कहते थे कि हम राम को लाए हैं, आज उनके राज में ही भगवान के चढ़ावे पर ही हाथ साफ कर दिया गया। और तमाशा देखिए, मामला खुलते ही एसआईटी तो बना दी गई, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई पूरे के पूरे 18 दिनों के बाद। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो आवाज दूर तलक जाती है।
अयोध्या में राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे की चोरी ने अब राजनीति को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या की धरती पर खड़े होकर जिस धर्म युद्ध का शंखनाद किया था और चंदा चोरों के सामाजिक बहिष्कार का जो पासा फेंका था, वो तीर सीधा जाकर निशाने पर लगा है। इस धर्म युद्ध की पहली चिंगारी फूटी है खुद अयोध्या से। अयोध्या बार एसोसिएशन ने वो कर दिखाया है जिससे हुक्मरानों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। वकीलों ने साफ कह दिया है, चोरों का हुक्का पानी बंद। हम इन पापियों का केस लड़ना तो दूर, इनकी सूरत तक देखना पसंद नहीं करेंगे। केजरीवाल ने भी इस पर तुरंत ताली बजाई और एक्स पर लिख दिया, सरकार तो बेशर्मी की चादर ओढ़कर इन चंदा चोरों के साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ तो ऊपर से नीचे तक सब के सब मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा और चुभने वाला नश्तर जो केजरीवाल ने मारा वो था, जो राम के नहीं हुए वो राष्ट्र के क्या ही होंगे। अब आप पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी चंपत राय के सामने इतने बेबस हैं तो दाल में कुछ तो काला जरूर है। जिसने भगवान राम को नहीं छोड़ा वो जनता और राष्ट्र को क्या ही छोड़ेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा प्रकरण है, इसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत नैतिकता का वो देती थी, संदेश देती थी लोगों की, लेकिन उनकी पूरी नैतिकता खुल के सामने आ गई। जैसे ही चोरी का प्रकरण आया तो उन्होंने एसआईटी गठन करके उस पर लिपापोती करी और जो उन लोगों की गिरफ्तारी करी वो प्यादे हैं, छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ अभी भी बाहर हैं। फैज़ाबाद के वकील एसोसिएशन ने भी कहा है कि ऐसे लोगों का हम केस नहीं लड़ेंगे और जो ट्रस्टीज़ हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये फैज़ाबाद तुरंत छोड़ दें। इससे बड़ा अपमान आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा का नहीं हो सकता। लेकिन असली खेल समझिए। राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि ये विपक्ष की एक सोची समझी बिसात है। बीजेपी जिस राम मंदिर की पिच पर हमेशा ही फ्रंट फुट पर बैटिंग करती रही, आज विपक्ष ने उसी पिच पर गुगली फेंक दी है। अब सवाल यह है कि अयोध्या से शुरू हुआ ये बहिष्कार का चक्रव्यूह क्या पूरे के पूरे देश में फैलेगा? क्या 2026 की इस नई राजनीति में बीजेपी अपने ही सबसे मजबूत किले को ढहने से बचा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए यूपी के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया, बल्कि बिहार की राजनीति का नया रणक्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसकी गूंज बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तक भी पहुंच सकती है। सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को लेकर बीजेपी पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जिस तरह लगातार भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं और इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा की बहस से जोड़ रहे हैं, क्या इसे स्वर्ण खासकर ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में और नाराजगी बढ़ सकती है? क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है, या फिर जीतन राम मांझी सिर्फ अपने पारंपरिक सामाजिक अधिकार को साधने की कोशिश कर रहे हैं? भरत तिवारी एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लगातार दूसरा बयान कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए आयोग गठित कर दिया है। ऐसे में जब जांच अभी शुरू भी नहीं हुई, तब सरकार के सहयोगी दलों के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक पुलिस कार्रवाई को सही ठहराते हुए आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? मांझी का कहना है कि पुलिस ने गलत नहीं किया। इतना ही नहीं, वो इस पूरे विवाद को अगड़ा बनाम पिछड़ा की बहस से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने खास तौर पर गया जिले में करीब 25 साल पहले हुई एक घटना का जिक्र किया और सवाल उठाया, क्या तब पिछड़े और दलित समाज के लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ था? उनका संकेत साफ था, अगर तब इतना शोर नहीं मचा था तो आज हंगामा क्यों बरप रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी
अगड़ी जाति से आते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि एनडीए के दूसरे बड़े नेता इस पूरे मामले पर बेहद ही संयमित हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों या बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता, सभी न्यायिक जांच का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी लगातार खुलकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक शैली है या फिर वो अपने पारंपरिक दलित और महादलित सामाजिक अधिकार को स्पष्ट राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में मांझी हमेशा सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। चुनाव नजदीक हो या सामाजिक तनाव का कोई मुद्दा, वो अक्सर अपने मूल वोट बैंक से जुड़े सवालों पर खुलकर बोलते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दूसरा राजनीतिक पहलू भी है। बिहार में मांझी के बयान का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति तक महसूस किया जा सकता है। बीजेपी को लेकर पहले से ही ये चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण समाज का एक वर्ग कुछ मुद्दों पर नाराज है। ऐसे में अगर एनडीए के एक केंद्रीय मंत्री लगातार इस तरह का बयान देते हैं जिससे अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति की बहस के तौर पर देखा जाए, तो विपक्ष इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी को उन इलाकों में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है जहां स्वर्ण और विशेषकर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हों। इन सब के बीच बिहार सरकार के लिए चुनौती यहीं से शुरू होती है। अगर एक तरफ सरकार न्यायिक जांच की बात करे और दूसरी तरफ उसका सहयोगी दल पुलिस को पहले से ही क्लीन चिट देता हुआ नजर आए, तो विपक्ष के लिए ये कहना आसान हो जाता है कि ये जांच सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता भर है। हालांकि इसका निष्कर्ष तो पहले से ही तय हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, जीतन राम मांझी का ये बयान क्या सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ाएगा? और जीतन राम मांझी के इस बयान का असर क्या यूपी की राजनीति पर भी पड़ेगा? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।